हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेटा, आप लोगों के कई बार फ़ोन करने पर मेरे पास कि सर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस आप कब से देंगे। मैंने आपसे बताया था कि 17 के बाद से मैं ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्लास आज मैं इंट्रोडक्शन के रूप में पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक कितने यूनिट के आने हैं ये डिस्कस किया जाएगा पहले। उसके बाद हर एक यूनिट पर पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरी एक एक चीज़ों पर डिस्कस करते हुए समझेंगे कि बोर्ड्स में क्या आता है और किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में है कितना पोर्शन, हर एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही उन चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी ने किसको फोकस किया है ज़्यादा मार्क्स के लिए। तो इन पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे 12th के मैथ्स में जो हमारा पेपर होता है वो बेटा 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स के पेपर को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है 6 यूनिट में। हम लोगों ने डिस्कस किया इसको पूरा 6 यूनिट पर। पहला है यूनिट नंबर 1, दूसरा आता है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और फाइनली लास्ट है यूनिट नंबर 6। स्टूडेंट्स, पूरे मैथ्स के सिलेबस को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हर एक यूनिट अपने आप में कंसेप्चुअल है। बोर्ड के अलावा हर एक कंपटीशन के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th का ये पोर्शन। लेकिन इन पूरी 6 यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट हमारी है यूनिट नंबर 3 जो 44 मार्क्स का पूछा जाता है। अकेले यूनिट नंबर 3 44 नंबर का पूछा जाता है, मतलब अप्रॉक्स 50% कवर करके चलता है यूनिट नंबर 3। एक एक करके यूनिट पर हम डिस्कस भी करेंगे कि यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, यूनिट नंबर 2 में कौन सा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर देखेंगे कि 2019 और 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन में किस यूनिट ने सबसे ज्यादा मार्क्स पर वर्क किया है। यूनिट नंबर 1 डियर स्टूडेंट, इस पर 3 चैप्टर रखे गए हैं। पहला है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को संबंध तथा फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और तीसरा चैप्टर जो है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बेटा, इसे अभी सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन हम लोग ये अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑथेंटिक रूप से कोई नोटिस नहीं मिली है, इसलिए इस चैप्टर को अभी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इस पर हम पूरा फोकस करेंगे और डिस्कस भी करेंगे एक एक करके। यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर रखे गए हैं। एक है मैट्रिक्स और दूसरा है आपका डिटर्मिनेंट्स। पहला है मैट्रिक्स और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। मैं इसको थोड़ा सा और इधर से कर देता हूं ताकि आपको देखने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट्स। एक को हम लोग आव्यूह और दूसरे को सारणिक कहते हैं। क्लियर? यूनिट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे आईएएससी बोर्ड हो। क्लियर? तीनों का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसमें सबसे पहला चैप्टर है
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सात्यता तथा अवकलनीयता। क्लियर। दूसरा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन यानी निहित फलनों का अवकलन। यानी बेटा हम लोगों ने क्लास 11th में जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उस डेरिवेटिव्स का सेकेंड पार्ट अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर। अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन के अनुप्रयोग। 6 तरीके का अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे हम लोग सिलेबस में, जिसमें से सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो है मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा है टेंजेंट नॉर्मल, तीसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, चौथा है अप्रोक्सीमेशन, पांचवा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और छठवां है हमारा पांच ही हैं, 6 नहीं है, 5 ही हैं हमारे पास। ठीक है। उसके बाद अगला है इंटीग्रेशन, और अगला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। और लास्ट में है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, सिलेबस का इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने पूरे टॉपिक इंग्लिश में लिखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इनका हिंदी वर्जन भी करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब समाकलन हो गया, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। बेटा इसमें सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन पोर्शन हमारा टच करता है यूनिट नंबर 3 में भी, यानी हमको इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस करना होगा। यूनिट नंबर 4 इट्स अ वेक्टर एनालिसिस प्लस 3D वेक्टर। क्या आएगा यहां पर? वेक्टर एनालिसिस के साथ हम 3D वेक्टर भी पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, जो अप्रॉक्स 16 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। यूनिट नंबर 5 ये है हमारा LPP। L फॉर लीनियर, P फॉर प्रोग्रामिंग, P फॉर प्रॉब्लम। क्लियर। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेटा ये 6 मार्क्स का बोर्ड में रखा गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, जिसको हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रैखिक असमीका, उसी का दूसरा फेज है ये रैखिक प्रोग्रामन, जो हमें पढ़ना यहां पर। यानी रैखिक असमीका यानी लीनियर इनइक्वालिटी का 80% हम लोग इस प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड ने 6 मार्क्स का रखा हुआ है। यूनिट नंबर 6 में हम लोगों ने यूज किया है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी 10 नंबर का बोर्ड में आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10। हम एक एक मार्क्स भी काउंट करके रखेंगे। अब जरा ध्यान देकर काम करेंगे बेटा। यूनिट नंबर 1 14 मार्क्स का है, और अप्रॉक्स यूनिट नंबर 2 10 मार्क्स का है। काउंट करते हैं 16 14 60 10 70 76 76 4 80 90 एंड 100। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको कैप्चर करना है, समझना है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं, तो उसी प्रोबेबिलिटी के आगे के फेज को हम यहां पर पढ़ेंगे, जो 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का बोर्ड ने रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू या ड्यू टू सिलेबस। क्लियर। तो सबसे हम लोगों ने इस पूरे क्लासिफिकेशन में देखा, सबसे बड़ी यूनिट 3rd है, फिर यूनिट 4 है, फिर यूनिट 1st है, फिर यूनिट 2nd और 6th है, और फाइनली यूनिट नंबर 5 इज अ वेरी स्मॉलर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू अदर यूनिट्स। क्लियर हुआ? तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप लोग जैसा उचित समझें लेकर के, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर
हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 2 से, दूसरा यूनिट लेकर चलेंगे, फिर पहले यूनिट 1 बाय 1 करके यूनिट से लिंक करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2। चलिए आइए देखिए, डालते हैं यूनिट 2। उसका सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं आव्यूह। अब सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम एक फ्लो डायग्राम बनाएं। फ्लो डायग्राम मतलब इस चैप्टर को कैसे हमको 1 बाय 1 करके लिंक करना है। यानी किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये अरेंज करना पड़ेगा कि उसके टॉपिक हमें डिस्कस कैसे करने हैं। मींस हम पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे और सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके 1 बाय 1 करके उनके टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो इस फ्लो डायग्राम में मैं वही बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि ये आखिर मैट्रिक्स है क्या। यानी पहला क्वेश्चन उठेगा, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, आव्यूह होता क्या है। दूसरी जगह पर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का निरूपण। क्लियर, जिसको हिंदी में लिखना है, मैं हिंदी में भी बोलता चल रहा हूं, मैट्रिक्स आव्यूह, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का निरूपण। अगला आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। बेटा इसे हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है, जैसे ही हम कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको बोलेंगे आव्यूह की कोटि। क्या बोलेंगे? आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग लिखेंगे यहां पर फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह का निर्माण। इसी को हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। उसके बाद आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे यहां पर हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, आव्यूहों पर संक्रियाएं। उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। फिर करेंगे एक टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। फिर आता है अगला आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड द लास्ट solution of linear equation with matrix method। क्लियर।
जरा ध्यान देकर काम करिए। ये मैंने पूरे नाम इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में मैं इनका फिर से एक बार नाम बता दूं। मैट्रिक्स ऑफ व्यू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्यू का निरूपण, कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्यू के अवयव, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्यू की कोटि, फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्यू का निर्माण, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्यू के प्रकार, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस ऑफ व्यूओं पर संक्रियाएं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त ऑफ व्यू, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, उपसारणिक तथा सहगुणनखंड, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सहखंडज ऑफ व्यू, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रतिलोम ऑफ व्यू, इसी को हम व्युत्क्रम ऑफ व्यू भी कहते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद मैट्रिक्स मेथड ऑफ व्यू विधि द्वारा रेखीय समीकरणों का हल। क्लियर? ये बनेगा हमारा पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट जिसके थ्रू हम मैट्रिक्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। बेटा बोर्ड में हर साल मतलब हर वर्ष इस वाले टॉपिक से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कंफर्म है। यही ऐसा सेक्शन है जहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2020 में एक क्वेश्चन यहां से आया और एक क्वेश्चन आया आपका एडजॉइंट का, ये आया, तो इन दोनों में से आया। 2019 एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का इनवर्स का आया था और 1 मार्क्स ये आया था। यानी 2019 के पेपर में अगर मैं बात करूं 2019 तो 16 मार्क्स का आया था मैट्रिक्स, और अगर हम 2020 की बात करें, आप अनसॉल्व उठा के देखिए तो उसमें ये 9 मार्क्स का आया। इसका मतलब फ्लैक्चुएशन अप्रॉक्स 10 मार्क्स मैंने आपको लगवाया था ये पूरा चैप्टर, जबकि मैट्रिक्स ही या तो 9 नंबर का आ जा रहा है या 16 नंबर का आ जा रहा है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स भी आना है, वो एक अप्रॉक्स डेटा दिया गया है कि 10 मार्क्स का आना चाहिए, उससे बिलो नहीं आएगा, उससे अबव भी आएगा, और आर करके ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल कंजर्व रहिए कि इस जोन से आपको 15 के अप्रॉक्स मिल जाना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिला करके। क्लियर? और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग इजी वे पे सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में मुझे यूनिट नंबर 1 में स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने यूनिट नंबर 2 इसलिए स्टार्ट किया कि इजीली आप चीजों को पकड़ सकें और समझ सकें इनको। क्लियर? तो ये पूरा फ्लो डायग्राम आप ड्रॉ करें, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसकी हेडिंग को लेकर के डिस्कस करते चलेंगे अपने हर एक लेक्चर में आगे बढ़ते हुए। अच्छा, नहीं इन्होंने कहा था नीचे तक हो सकता है, इधर तक। अच्छा ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, पहली हेडिंग ड्रॉ करेंगे मैट्रिक्स। चलिए पहली हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स। थियरी नहीं लिखना है, मैं ओरल समझाता चलूंगा। मैट्रिक्स है क्या, मैं इसको समझाऊंगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या। थियरी लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहें तो मैं लिटरली बोल रहा हूँगा, वर्बल है, आप सुन करके उसको लिखना चाहें तो अपनी नोट्स में आप लिख भी सकते हैं। बेटा ये मतलब कहने का मतलब क्या, इसकी स्टार्टिंग 19वीं सेंचुरी की है। 19वीं सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी। कौन सी चल रही है? 21st ईयर कौन सा है? 2020। ठीक है, सबसे खतरनाक ईयर है हम लोगों का ये, ठीक है, जिसमें हम लोग लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं हम लोग, नहीं हम इस समय पढ़ रहे होते हम लोग ऑफलाइन क्लासेस। यहाँ ध्यान दीजिए 19वीं सेंचुरी, इसका मतलब अगर 21st सेंचुरी और 20 पे हम वर्क कर रहे हैं तो 19वीं सेंचुरी इसका मतलब हम 18 पर वर्क कर रहे होते हैं। 19वीं शताब्दी में मीन्स ये स्टार्टिंग 1850 की है, 1850 में। हिस्ट्री आती नहीं है, मैं लिटरली आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ों को हमें सीखना है। आगे चलकर हमको एनडीए है, एयरफोर्स है, आईआईटी है या बड़ी एग्जामिनेशंस देखनी है, तो वहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी अराइज किया जा सकता है। इसलिए छोटी सी इसकी हिस्ट्री है, उसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। 19वीं सेंचुरी मतलब हम ईयर कौन सा बात कर रहे हैं? 1850। इस 1850 में एक मैथमेटिशियन थे, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, नाम था जे सिल्वेस्टर। क्या नाम था उनका? जे सिल्वेस्टर। सबसे पहले मैट्रिक्स वर्ड का अगर किसी ने खोज किया था तो उस मैथमेटिशियन का नाम था जे सिल्वेस्टर। उन्होंने 1850 में मैट्रिक्स वर्ड का
यानी मैट्रिक्स वर्ड को इन्वेंट किया था, ना कि डेवलप किया था। दोनों में अंतर है, डेवलपमेंट बोल देना और इन्वेंट करना, दोनों में अंतर होता है। तो मैट्रिक्स वर्ड का इन्वेंशन किसने किया था? जे सिल्वेस्टर ने। कब किया था? 1850 यानी 19वीं शताब्दी या 1850 ईस्वी में। ठीक 8 साल बाद, ईयर 1858, 1858 ईस्वी है। सेंचुरी 19 थी। देखिए सेंचुरी कौन सी है? 19 ही है। ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले, क्या नाम था उनका? आर्थर कैले ने आव्यूह का संपूर्ण विकास किया। हमसे पूछे कि अ मैथमेटिशियन हु डेवलप्ड द वर्ड मैट्रिक्स, देन वी हैव टू से दैट आर्थर कैले। अगर हमसे कोई कहता है कि आव्यूह का विकास किसने किया है, तो हम बोलेंगे आर्थर कैले ने किया है और 1858 ईस्वी में किया है। लेकिन अगर पूछे आव्यूह शब्द की खोज किसने की है, तो बोलेंगे जे सिल्वेस्टर ने की है और 1850 में की है। बात समझ पाए? क्लियर? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि खोज 1850 में हुई और पूरा विकास कब हुआ? 1858 में। और कहा क्या इन्होंने कहा आव्यूह एक आयतीय व्यवस्था है जो पंक्तियों तथा स्तंभों से मिलकर बनी होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मेरी बात ध्यान दीजिए, डेफिनेशन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? यहां पर आयतीय वर्ड आया है। देखिएगा, यह डेफिनेशन किसने बताई थी? आर्थर कैले ने। जब उन्होंने इसका पूरा डेवलपमेंट किया तो उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। आयतीय को रेक्टेंगुलर कहते हैं, ठीक है ना? मतलब इंग्लिश मीडियम में कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? आव्यूह एक आयतीय व्यवस्था है जो पंक्तियों तथा स्तंभों की सहायता से या पंक्तियों को मिला करके या मिल करके बनी होती है। क्लियर हुआ? अब एक वर्ड आया है आयत, और हम जानते हैं आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। लंबाई और चौड़ाई बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई तो आयत ना होकर के वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर वो वर्ग हो जा रहा है, यानी एक ऐसी चतुर्भुजी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, वर्ग कहलाता है, और बराबर नहीं होती तो आयत कहलाता है। अब यहां पर लंबाई और चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है, तो मैट्रिक्स में तो हम दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, या तो पंक्तियों की या स्तंभों की। इसका मतलब कंफर्म है कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं रोज डज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। मेरी बात ध्यान देकर काम करिएगा। लेकिन बेटा ये कंडीशन इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, ये आवश्यक शर्त नहीं है। इट इज अ टेम्परेरी कंडीशन। हाँ, शर्त है। आपने कहा कि सर आयत से हम वर्ग बना सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली बना सकते हैं। एक ऐसी चतुर्भुजी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती उसे आयत बोलते हैं। लेकिन आयत से तो वर्ग बन सकता है, लेकिन वर्ग से आयत नहीं बन सकता। क्लियर? इसीलिए ये यहां पर नेसेसरी कंडीशन नहीं है, आवश्यक शर्त नहीं है। लेकिन हां, रो कॉलम बराबर नहीं होने चाहिए, इसकी बेसिक कंडीशन है। ठीक है? तो आपने कहा कि सर अब पूरे मैट्रिक्स को हम अगर पूरे उसमें पिरोएं और लैंग्वेज में बोलें तो बोलेंगे 1850 ईस्वी में ब्रिटिश गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर ने सर्वप्रथम आव्यूह शब्द की खोज की, परंतु 1858 ईस्वी में आर्थर कैले नामक गणितज्ञ ने इसका संपूर्ण विकास किया और बताया कि आव्यूह एक आयतीय व्यवस्था है जो पंक्तियों और स्तंभों की सहायता से या से मिलकर बनी होती है। इसके अंतर्गत कभी भी पंक्तियां स्तंभों के बराबर नहीं होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान देकर काम करेंगे। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स है क्या। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसे।
बोर्ड्स में बेटा डेफिनेशन का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट्स के लिए हमें बहुत सी ज़रूरी होती है, जो बहुत सारे बोर्ड्स में मतलब यूजलेस रहते हैं टॉपिक्स, उनको भी हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे हमें कंपटीशन को फेस करना होता है। इसलिए आप इसे यूजलेस ना समझें, क्योंकि आगे भी हमें कंपटीशन देना है। क्लियर? हाँ, आई होप सो नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया, क्या चीज समझ में नहीं आई, जिसको मैं कमेंट बॉक्स पर देख करके मैं दोबारा आपको वो चीज डिस्कस कर सकूं आसानी से। क्लियर? दूसरा आता है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में कहेंगे आव्यूह का निरूपण। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का निरूपण। अब देखिए आव्यूह का निरूपण क्या है। सबसे पहले हम लिटरली बोल सकते हैं कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट डॉट डॉट, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तथा इसे ऐसा बिग ब्रैकेट का साइन देना है। ये देखिए साइन देना है, ये ठीक है। ये आप क्या कहेंगे? आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे ऐसे बिग ब्रैकेट बनाइए से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं साइन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? साइन ऑफ मैट्रिक्स। इसे आव्यूह का चिन्ह कहते हैं। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, आव्यूह का चिन्ह कहते हैं तो ये बनेगा क्या, अर्थात इसका पूरा निरूपण क्या हो गया? यहां पर लिखेंगे हेंस। हेंस को बोलते हैं अर्थात, हेंस ए बराबर, और ऐसे बना दीजिए तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या बन गया? आव्यूह का निरूपण। क्लियर? और खास बात, आव्यूह को तो बड़े लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें लिखे हुए एलिमेंट्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं आपको और आसानी से आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो ढंग से देखिए या आगे आने वाले सभी वीडियोस देखिएगा, मैट्रिक्स में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और डाउट सेशन आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन दीजिएगा, उनके डिस्कशन भी बोर्ड पर किए जाएंगे। क्लियर हुआ? तो आपने कहा कि मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इट इज डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट लाइक एज अ साइन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स अ टोटल रिप्रेजेंटेशन विल बी ए इक्वल, और साइन बनाइए इस बड़े ब्रैकेट का और कहेंगे दिस इज योर टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? आपको मैंने बता ही रखा है, एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसके जो एलिमेंट होंगे वो छोटे अक्षरों द्वारा, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अगला आता है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? थर्ड टॉपिक। दो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्लीज स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए, फिर आप जब आप सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा और कोचिंगें अपने प्रॉपर वे पे चलने लगेंगी, तो आप ऑफलाइन जब यहाँ पर आकर के ज्वाइन करेंगे तो जो आपके डाउट्स रहेंगे और भी ज़्यादा डिक्लेयर, जो हो सकता है अभी सॉल्व ना हो पा रहे हूँ पूरी तरीके से, तो आप निराश मत होइएगा। जब कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आप पर्सनली कोचिंग में आकर के मिल करके डिस्कस करेंगे और कोचिंग में एक बार वापस रिवाइज करेंगे इन टॉपिक्स को। क्लियर? तो आप परेशान ना हो इस बीच में, जितना आपको मिल जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने को मैनेज करेंगे। फिर जैसे ही सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होंगी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे चीज़ों को। यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। एक है हमारा रो और दूसरा है हमारा कॉलम। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, पंक्ति। और दूसरे को क्या बोलते हैं?
स्तंभ। क्लियर? तो आपने कहा कि मैट्रिक्स में केवल दो अवयव होते हैं, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। ठीक, रो, कितने लोग रो जानते हैं? मुझे लगता है बेसिकली सब रो जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करना है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में थोड़ा सा ये डिफिकल्टी लग रही होगी आप लोगों को। बिल्कुल घबराइए नहीं, रो बोलना आसान है। क्या बोले? जब अवयवों को हम क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करेंगे तो अवयवों की यह व्यवस्था क्या कहलाएगी? पंक्ति कहलाएगी। आपसे कह दिया जाए पंक्ति में बैठ जाइए, आप आराम से पंक्ति में बैठ जाएंगे। यानी आपका जब अरेंजमेंट क्षैतिज रूप में हो, क्षैतिज का मतलब एक्स अक्ष पर, बिल्कुल सिंपल समझिए, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन एक्स एक्सिस, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल वे, यानी जब अवयवों को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करेंगे, जब अवयवों को एक्स अक्ष पे व्यवस्थित करेंगे तो अवयवों की यह व्यवस्था क्या कहलाएगी? रो कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। क्लियर हुआ? यानी अगर हमको ये साइन दिया जाए और इस साइन में ऐसे अरेंजमेंट दिए जाए, ऐसे, ये देखिए ये क्षैतिज है, एक्स अक्ष पर है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्ति या रो कहते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोग कहते हैं क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। अच्छा चलो सोचो, हमारी क्लास, सपोज हम क्लास 12th में हैं, हमारे यहाँ क्लास 12th में ढेर सारे बच्चे हो गए, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बोलते क्या है कि ये B1 सेक्शन है, 12th का B1 सेक्शन है, 12th का B2 सेक्शन है, 12th का B3 सेक्शन है। बात समझ पा रहे हैं ना? अगर हमारे पास सफिशिएंट बच्चे हों तो हम उसको केवल 12th बोल देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हैं तो हम उसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 12th B1, 12th B2, 12th B3 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर इस साइन के अंदर केवल एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है तो उसको R कहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो R1, R2, R3 कहेंगे। नहीं आई बात समझ में? क्लियर? यानी मोर देन वन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर नोन एज R1, R2, R3। क्लियर? एक से ज्यादा क्षैतिज व्यवस्थाओं को हम R1, R2, R3 कहेंगे। अगर एक ही है तो केवल R। थोड़े बच्चे हैं तो क्लास 12th, ज्यादा हैं तो 12th B1, 12th B2, 12th B3 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ कि नहीं? ये किसका केस था? रो का। सिमिलर कॉलम का केस यही बनना चाहिए। कॉलम के केस में क्या हो जाएगा? आपने कहा कॉलम का केस क्या बनेगा? कॉलम के केस में आप कहेंगे कि जब सभी अवयवों को ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन वर्टिकल वे, देन अरेंजमेंट विल बी नोन एज कॉलम। जब सभी अवयवों को ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो अवयवों की यह व्यवस्था क्या कहलाएगी? स्तंभ कहलाएगी। क्लियर? कैसी? आपने कहा सर ये अरेंजमेंट है हमारा, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। ये आपने कहा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? सी का। अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, C1, C2, C3। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर? यानी C1, C2, C3 कहलाएगा। अगर एक ही होता तो C कहलाता। ठीक है, जैसे एक था तो इसमें R कहला रहा था, अगर उसमें केवल एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था होती तो क्या कहलाता? कॉलम कहलाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम रो और कॉलम क्या जान पाएंगे? हम पहचान जाएंगे रो और कॉलम क्या है। क्लियर? क्षैतिज होगा, एक्स अक्ष होगा तो रो, वाई अक्ष होगा तो कॉलम, वर्टिकल होगा तो कॉलम। क्लियर हुआ? आइए आगे डालिए अगला पॉइंट। रो और कॉलम क्लियर हो गया सबको? आइए अगला पॉइंट डालते हैं जो है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले कुछ मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप रो और कॉलम पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? चलिए आइए, अगर आप रो और कॉलम पहचान पा रहे हैं कि हम सर देख करके बता देंगे इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है, तो आपको बताना है। क्लियर? चलिए मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, A इज इक्वल टू, मैंने लिखा 5, 7, 2, 1, 6, 8। मैंने कहा बोलो बेटा इसमें कितनी रो हैं, कि कौन कौन बता देगा? लिखिए अपने मन से इसमें कितनी रो हैं। आपने कहा रो बराबर, वेरी गुड, 2, और कॉलम इज इक्वल टू
3। देखिए इधर एक हॉरिजेंटल ये हो गया, दूसरा हॉरिजेंटल ये हो गया, एक वर्टिकल ये हो गया, दूसरा वर्टिकल ये हो गया, तीसरा वर्टिकल ये हो गया। हॉरिजेंटल को हम R1 R2 बोलेंगे और वर्टिकल को C1 C2 और C3 बोलेंगे। तो बोलो रो कितनी हुई? 2। कॉलम कितने हुए? 3। क्लियर हुआ? चलो मैं फिर से एक बार लिखता हूं, आप बताओ अब इसमें किसकी पोजीशन क्या है। यहां लिख दिया मैंने 2 7 5 4 1 6। बोलिए कितनी रो है? रो कितनी है? 3। वेरी गुड। कॉलम कितने हैं? 2। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? 1 2 3 3 रो हैं जिनको हम क्या नाम देंगे? R1 R2 और R3 1 2 C1 C2। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो क्या हम कॉलम और रो देखकर पहचान पाएंगे? क्लियर? जरा देखिए, एक स्टूडेंट से मैंने पूछा बताओ भाई इसमें कितनी रो हैं, तो उसने कहा सर 1 रो है। बोलो कितनी रो हैं? 1 रो है। बोलो है कि नहीं? मैंने कहा बताओ कॉलम कितने हैं, तो उसने कहा 0 कॉलम है। बोलो सही है कि गलत? बोलो सही है कि गलत? नहीं, ये तो गलत है। ये जान लो कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें अगर 1 रो है तो उसमें कॉलम तो होना ही चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिसमें रो हो तो कॉलम ना हो या कॉलम हो तो रो ना हो। मतलब रो और कॉलम दोनों होने चाहिए। ठीक, तो आपने कहा सर अगर इसमें रो 1 है तो कॉलम कितने हुए? 1 2 3। तो कॉलम कितने हुए? 3 हुए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। अगर मैं कह दूं यहां पर इसमें 2 5 7, बोलो इसमें कितनी रो है? तो आपने कहा सर रो इज इक्वल टू 3 और कॉलम इज इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आई? आइडेंटिफाई कर पाएंगे रो और कॉलम? क्लियर ना? नोट डाउन कर लीजिए, एग्जांपल समझते रहिए। क्लियर हुआ? अब बेटा आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। अगले लेक्चर में मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, लेकिन प्लीज आप इतना रिवाइज करके बैठिएगा, अगला लेक्चर आपको और क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि आज डे नंबर 1 था, ठीक है। अब डे नंबर 2 पर जब हम डिस्कस करेंगे यानी लेक्चर नंबर 2 मैट्रिक्स का, तो उस केस में आप समझ करके करिए कि आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि पीछे का मैंने फ्लो चार्ट बनवाया, हर एक पिछला हिस्सा अगले वाले टॉपिक पर हम लिंक करेंगे। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।